करीब आ रहे हैं भारत और चीन। तूफान के बाद भी शांति। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद हमले बढ़े। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और लेकर आई हूं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। तो चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर। भारत और चीन काफी समय बाद एक बार फिर करीब आ रहे हैं। एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। हालांकि चीन कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बावजूद उसने 1962 में भारत पर युद्ध थोपा। गलवान घाटी की हिंसा हम अब तक नहीं भूले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन भले ही भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि शांति के लिए कोशिश ही न की जाए। 5 साल बाद रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ स्थिरता के लिए भारत चीन संबंध अहम है। आपसी भरोसा, आदर और संवेदनशीलता ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को राह दिखाएंगे। बातचीत में दोनों ही नेताओं ने स्थिर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। द्विपक्षीय संबंधों को हर मोर्चे पर सुधारने और विकास से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने पर सहमति जताई। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हम दोनों देशों ने आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा असहमतियों और मतभेदों को समझदारी के साथ सुलझाने पर जोर दिया। जून 2022 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष के बाद भारत चीन के संबंधों में तनाव आ गया था। यह पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। हालांकि एक बात तय है कि यदि भारत और चीन करीब आते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि चीन को छोड़कर शेष सभी स्थायी सदस्य भारत के पक्ष में हैं। इसी बीच लंबी बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 28 से 29 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। सेना के उत्तरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने कहा कि सैन्य और कूटनीतिक वार्ता से भारत चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त करने पर सहमति बनी है, जिसे टकराव बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने और 2020 में पैदा हुए मुद्दों के समाधान में मदद मिली है। उम्मीद करें कि भारत और चीन के बीच भविष्य में टकराव की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, यदि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी पूरी ईमानदारी के साथ करीब आती है तो दुनिया की राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तूफान से पहले की शांति के बारे में तो सभी हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस बार छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो तूफान के बाद भी शांति रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि चक्रवाती तूफान दाना के असर से भारी बारिश हुई, पेड़ धराशायी हुए, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन बड़ा हादसा कहीं भी देखने में नहीं आया। हालांकि तूफान ने कहीं कहीं बर्बादी के निशान भी छोड़े हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और राज्य ने अपना शून्य मानवीय क्षति मिशन हासिल कर लिया है। जबकि पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हुई। तूफान का ओडिशा के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा असर रहा। एक अनुमान के मुताबिक ओडिशा में तूफान और बारिश के कारण 1.75 लाख एकड़ भूमि पर फसलें नष्ट हो जाने तथा 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने की आशंका है। दाना तूफान गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी ओडिशा में केंद्रपाड़ा के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचा। उस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि तूफान के कारण पेड़ गिरे, लेकिन उन्हें समय रहते हटा दिया गया। कई बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन उन्हें भी ठीक कर दिया गया। इस दौरान लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पिछली बार आए तूफान के वक्त भी ओडिशा में सबसे ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद आम लोगों पर आतंकवादी हमलों में अचानक तेजी आ गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले में 6 श्रमिकों के साथ एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। 24 अप्रैल को गुलमर्ग में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिससे 3 सैनिक शहीद हो गए और 2 पोट्स की मौत हो गई। 7 दिन में 13 लोगों की मौत हो गई। पिछले काफी समय से आतंकवादी आम नागरिकों पर हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद हुए इन हमलों ने सभी को सोचने
पर विवश किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद पाकिस्तानी सेना और वहां खुफिया एजेंसी बौखला गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जबकि गगनगीर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हमलों की स्थिति में पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार की नीतियां इस केंद्र शासित राज्य में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। खबरें संक्षेप में। इजराइल का बदला शनिवार यानी कि 26 अक्टूबर तड़के ईरान के कम से कम 20 सैन्य ठिकानों पर किए हवाई हमले। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर दागी थी 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका ने कहा कि इजराइल के हमलों के बाद हिसाब बराबर हुआ, अब बंद हो जाने चाहिए हमले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच रूस, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संघर्षों पर विस्तार से हुई चर्चा। मोदी ने कहा कि शांति के लिए भारत हर योगदान के लिए तैयार। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड में वांछित लेडी डॉन अन्नू धनखड़ उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार। 12 दिन में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां, 650 करोड़ के नुकसान का अनुमान। विदेश सचिव ने संसदीय समिति से कहा कि इजराइल में 30,000 भारतीय नागरिकों के होने का अनुमान। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट का झटका। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका खारिज। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।